नमस्कार दोस्तों, आप सभी के स्टडी फॉर यूपीएससी पीसीएस चैनल में स्वागत है। ये 71 बीपीएससी टेस्ट 3 होगा, जिसमें एंशिएंट और मिडिवल हिस्ट्री के क्वेश्चंस होंगे। जो ये 150 सवाल है, इन कॉन्सेप्ट पर बेस्ड आपके एग्ज़ाम में मैक्सिमम सवाल पूछे जाएंगे। अभी मैं कह रहा हूँ, ये भी ध्यान रखिएगा। आगे जो भी टेस्ट होंगे हिस्ट्री के, उसको भी थोड़ा सा सीरियसली लीजिएगा, क्योंकि आपके प्रीलिम एग्ज़ाम में काफ़ी सारे सवाल या इसी कॉन्सेप्ट के इर्द गिर्द आपको मिलेंगे। आज के पेपर का कट ऑफ कितना रहेगा? अगर आप आज 80+ भी स्कोर कर रहे हैं तो आपका स्कोर काफ़ी अच्छा है। स्कोर मैंने इसलिए कम किया है क्योंकि पेपर का लेवल थोड़ा सा अप है, थोड़ा सा सही है। कई सारे बहुत आसान सवाल हैं, कुछ मॉडरेट हैं और कुछ बहुत ही कठिन हैं जो आप नहीं हल कर पाएंगे। टेस्ट का जो मुख्य पर्पस होता है गुरु, वो मार्क्स से भी ज़्यादा क्या होता है, रिवीजन और सीख कितना रहे हैं आप। इसलिए जिनके मार्क्स कम भी आ रहे हैं, कृपया उसको लेकर बिल्कुल भी नेगेटिव ना हो, बल्कि सीखने पर फोकस कीजिए। इसको 3 बार रिवाइज कर लीजिए, वो आपके लिए सबसे बेस्ट होगा। 3 बार रिवाइज अगर आप नहीं कर रहे हैं तो बहुत ही बड़ी गलती कर रहे हैं। इतना बड़ा गलती की टेस्ट लगाने का भी कोई खास बेनिफिट आपको नहीं होने वाला है। इसलिए कृपया इसको रिवाइज अवश्य ही करें, भले ही आप टेस्ट में मार्क्स आपके कम आ रहे हों। पहला सवाल मिडिवल हिस्ट्री से है। चिश्ती सिलसिले क्या होते थे? तो सूफीज़म जब भारत में आया, सूफीज़म भारत में बाहर से आया है। सूफीज़म का जन्म दरअसल में ईरान के क्षेत्रों में हुआ था, भारत में बाद में आया है ये। तो सूफीज़म जब भारत में आया, सूफीज़म का जन्म क्यों हुआ है? तो इस्लाम में बहुत ज़्यादा हिंसा और कट्टरता के विरोध के फलस्वरूप सूफीज़म का जन्म होता है, जिसमें प्यार, मोहब्बत, इश्क, इन चीज़ों की बात की जाती है। बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। सूफी जो संत होते हैं वो अल्लाह को, सुप्रीम पावर को, सुप्रीम गॉड को एक महबूब के जैसे देखते हैं। ये आज तक आपको किसी ने नहीं बताया होगा। और फिर उसके तारीफ़ में कसीदे गढ़े जाते हैं। सूफीज़म वो विचारधारा है। तो सूफीज़म में भी अलग अलग सिलसिले बन गए, जैसे कि हिंदुइज़म है, इसमें अलग अलग संप्रदाय है, शाक्य संप्रदाय है, शैव हैं, वैष्णव है। उसी प्रकार सूफीज़म में भी अलग अलग सिलसिले बन गए। उन सिलसिलों के संस्थापक अलग अलग थे, उन सिलसिलों की विचारधाराएं अलग थी। जैसे शाक्य जो है, भारत में शक्ति के उपासक जो होते हैं वो बलि प्रदान वगैरह में विश्वास करते हैं। वहीं वैष्णव जो होते हैं वो विशुद्ध शाकाहारी होते हैं। ये क्या है? विचारधारा है उनका। उसी प्रकार से चिश्ती एक सिलसिला है, जिसको बहुत ही खूबसूरत सा सिलसिला माना जाता है। और भारत में जो सबसे फेमस भी हुआ वो चिश्ती सिलसिला ही है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का नाम आपने सुना होगा, अजमेर शरीफ चिश्ती का नाम आपने सुना होगा, तो वही है ये चिश्ती। ठीक है। चिश्ती सिलसिले की स्थापना भारत में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने की थी। इसने ईश्वर के साथ एकात्मकता के सिद्धांत पर जोर दिया और इस सिलसिले के सदस्य जो थे वो शांति प्रिय लोग होते थे। इसका आंसर क्या हो जाएगा? पहला का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर सी हो जाएगा। बिल्कुल सही है, दोनों के दोनों सही है। अब इसमें भी बासरा और बेसरा आए दो। इस सिलसिले में भी 2 आए, बासरा और बेसरा। तो एक होते हैं जो इस्लाम के कट्टरता में विश्वास करते हैं और एक हैं जो विश्वास नहीं करते हैं। ठीक है। अगला सवाल क्या है? अलाउद्दीन खिलजी और उसका योगदान, फिरोज शाह शासक उसका योगदान, मोहम्मद बिन तुगलक उसका योगदान, सिकंदर लोदी और उसके सामने उसका योगदान लिखा हुआ है। अलाउद्दीन खिलजी के मैच करना है तो अलाउद्दीन खिलजी दीवाने रियासत इसका आंसर हो जाएगा। इसका आंसर बी हो जाएगा, ए का 1 हो जाएगा। दीवाने रियासत इसने शुरू किया था, बाजार विनिमय प्रणाली को शुरू किया था। बाजार विनिमय प्रणाली क्या होता है? मार्केट रेगुलेशन किसको कहा जाता है बंधुओं? कि मार्केट में हर वस्तु के दाम तय कर देना कि इस वस्तु का दाम इससे ज़्यादा नहीं होगा, किसी भी हालत में नहीं होगा। इसी को कहा जाता है बाजार रेगुलेशन प्रणाली। ये तब लागू किया जाता है जब देश में लोगों की परचेजिंग पावर कम हो और सभी तक सभी संसाधनों की पहुंच आपको बनानी हो। इसलिए सरकार क्या करती है? तो दाम तय कर देती है, रेगुलेट कर देती है। ये जो सरकारी इकोनॉमिक सिस्टम होता है उसका सबसे कठोरतम रूप होता है। एक तरीके से मान करके चलिएगा कि समाजवादी अर्थव्यवस्था का सबसे कठोरतम रूप कि सरकार बाजार में दाम भी तय करने लग जाए। तो वही ये दाम इसने तय किया था। दीवाने रियासत बाजार विनिमय प्रणाली को इसी ने प्रारंभ किया था। फिरोज शाह तुगलक ने दिल्ली से दौलताबाद राजधानी स्थानांतरण का काम किया। फिरोजाबाद शहर की स्थापना करेगा। ये स्थानांतरण का काम किया था मोहम्मद बिन तुगलक ने। मोहम्मद बिन तुगलक इसने दिल्ली से दौलताबाद राजधानी का स्थानांतरण का काम किया, फिर बाद में दिल्ली भी आ गया।
सिकंदर लोदी फारसी को आधिकारिक भाषा के रूप में पेश किया गया, फारसी को आधिकारिक भाषा के रूप में पेश किया गया सिकंदर लोदी के समय में। इसका उत्तर बी हो जाएगा, ए का 1, बी का 3, सी का 4 और डी का 2 हो जाएगा। कृपया इसको ध्यान रखें, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। मेडिवल हिस्ट्री में कहाँ से सवाल पूछा जाता है गुरुजी? तो सवाल दो ही जगह से आते हैं, एक प्रशासन और एक सोशल इकोनॉमिक स्ट्रक्चर। इन्हीं दो से अगर आप मेडिवल और मुगल और दिल्ली सल्तनत के ये दो हिस्से पढ़ करके चले गए हैं आप, क्या एक प्रशासन और एक सोशल इकोनॉमिक जो स्ट्रक्चर है उस समय के दौर का इतिहास का, उसको अगर आप पढ़ के गए एक भी सवाल आपका गलत नहीं होगा। ठीक है, अगला सवाल, निम्न से किस हड़प्पा नगर के नगर दुर्ग और निचले शहरी क्षेत्रों में कई बड़े कुंड और जलाशय मिले हैं? बनावली, मोहनजोदड़ो, धौलावीरा और राखीगढ़ी। इसका आंसर हो जाएगा धौलावीरा। इसका आंसर गेस भी कर सकते थे। 3 का आंसर धौलावीरा क्यों हो जाएगा? इसलिए इसका आंसर होगा क्योंकि हमने पढ़ा है इतिहास में कि देश में वर्तमान में, प्राचीन भारत में भी और आज का मिला लें, सबसे अच्छी जल निकास प्रणाली, जो सबसे अच्छा वाटर मैनेजमेंट बनाया गया था वो धौलावीरा में ही बनाया गया था। राखीगढ़ी कहाँ है? ये सबसे बड़े सेटलमेंट में से एक है। ये हरियाणा के हिसार जिले में है, हरियाणा के हिसार जिले में है ये राखीगढ़ी। मोहनजोदड़ो को प्रेतों का टीला भी कहा जाता है, मोहनजोदड़ो को पेटों का टीला भी कहा जाता है। और ये कहाँ है? तो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है। सिंधु घाटी सभ्यता के किस पुरास्थल से नाव के चित्र या मॉडल प्राप्त हुए हैं? कालीबंगा और रोपर, हड़प्पा और कोटदीजी, भगत राव ये जगह का नाम है, इंसान का नाम नहीं है। मोहनजोदड़ो और लोथल, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? चौथे का आंसर हो जाएगा सी, ये जगह है भगत राव। गुजरात में भरूच जिला में स्थित है ये, दक्षिण गुजरात के भरूच जिला में स्थित है ये भगत राव जगह, वहीं से मिला है हमें। मोहनजोदड़ो और लोथल से मुद्रा पर इसके चित्र छाप मिले हैं, बाकी ये मिला नहीं है इन सब जगहों से। ओके, इसका आंसर सी हो जाएगा। इस जगह का नाम ध्यान में रखिएगा, क्या पता यही पूछ ले। भरहूत का स्तूप किस राजवंश की कला का सुंदर उदाहरण माना जाता है? भरहूत का स्तूप तो सभी लोगों ने पढ़ा होगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? शुंगकालीन स्थापत्य का, चंद्रगुप्त द्वितीय शुंगकालीन स्थापत्य का सबसे बेहतरीन नमूना माना जाता है। 150 ईसा पूर्व जो है मौर्यों के बाद शुंग का राजवंश शुरू होता है, उसी समय में ये आया था। चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी पुत्री प्रभावती का विवाह किस राजवंश में कर अपनी स्थिति को सुदृढ़ किया था? लिच्छवी वंश। लिच्छवी दौहित्र किसका नाम है? समुद्रगुप्त का नाम है ना, कि लिच्छवी उसके ननिहाल था, लिच्छवी दौहित्र, लिच्छवी वंश अपना नाम जोड़ा जाता है, वो इसीलिए जोड़ा उसने। कदम्ब वंश, वाकाटक वंश, नाग वंश। तो वाकाटकों में चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी पुत्री का विवाह किया और उसके पश्चात अपनी स्थिति को सुदृढ़ बनाया था। वाकाटकों में उसने विवाह किया, रुद्रसेन द्वितीय से विवाह किया था। अश्वों के लिए प्राचीन भारतीय चिकित्सा ग्रंथ अश्वशास्त्र का श्रेय निम्न से किस व्यक्ति को जाता है? एक बार यूपीपीएससी ने पिछले ही वर्ष 2023 में ही शायद एक सवाल पूछा था उसने 2023 में कि ये बताओ कि चरक संहिता में कितने भाग हैं। आश्चर्य होगा आपको जान करके, लेकिन ये सवाल पूछा गया है। वाघभट्ट, सलीहोत्र, भर्तृहरि और वाराहमिहिर अश्वों के लिए प्राचीन भारतीय चिकित्सा ग्रंथ अश्वशास्त्र का श्रेय निम्न से किस व्यक्ति को दिया जाता है? कौन है भारतीय चिकित्सा के इतिहास में किसने अश्वों के लिए एक अलग से ग्रंथ लिखा? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, सलीहोत्र इनका नाम है, इन्होंने ही इसकी रचना की थी। हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद निम्न से किसने कन्नौज में सत्ता हड़प ली थी? आदित्य सेना, अरुणाश्व, शशांक और ललितादित्य। ललितादित्य कश्मीर के शासक हैं, ये कश्मीर के शासक हैं। कश्मीर का अकबर भी इनको कह देते हैं कई सारे लोग। कश्मीर के सबसे बेहतरीन शासक में इनका नाम आता है। वैसे जैनुल आबदीन को कहा जाता है कश्मीर का अकबर, लेकिन कश्मीर के सबसे बेहतरीन शासक में ललितादित्य का भी नाम आता है। कई सारे मंदिर और बड़े बड़े स्ट्रक्चरों का नाम निर्माण करवाए। सवाल ये था कि भाई हर्षवर्धन की जब मृत्यु हो गई तो किसने कन्नौज में सत्ता हड़प ली थी? तो अरुणाश्व इसका नाम था। इसने अल्पकाल के लिए वहाँ की सत्ता को हथिया लिया था। ठीक है, पूर्वी चालुक्यों की राजधानी वेंगी को निम्न से किस एक स्थान से पहचाना जाता है? पेड्डावेगी, एरुमयूर, सालीहुंड्याय और भट्टी प्रोलू ये जगहों के नाम हैं। यूपीएससी प्रीलिम एग्जाम में ये पैटर्न है कि वो कई बार क्या करता है ना, प्राचीन जगहों के आज के नाम पूछ लेगा कि प्राचीन समय में जैसे द्वार समुद्र चर्चा में रहा है, क्या आप जानते हो उसके बारे में? इसके बारे में यूपीएससी ने मेंस प्रीलिम एग्जाम पूछा कि वर्तमान में देश के किस राज्य में है वो जगह। इसका आंसर हो जाएगा पेड्डावेगी जो है, ये है वेंगी को निम्न से किस एक स्थान से जाना था? पेड्डावेगी के नाम से जाना है। पूर्वी चालुक्यों की राजधानी थी वेंगी। पूर्वी चालुक्य जो थे, चालुक्य अलग अलग हुआ करते थे,
चालुक्य अलग अलग हुआ करते थे। यहाँ पर थे बादामी के चालुक्य, पूर्वी चालुक्य, अलग अलग चालुक्य हुआ करते थे। तो जो वेंगी था उसको पेड्डा वेगी के नाम से जाना जाता है और इस चालुक्यों की स्थापना विष्णुवर्धन ने किया था। अगला सवाल है, कौन सा युग्म गलत सुमेलित है? स्वप्नवास वदत अमोघ वर्ष, कथा सरित सागर सोमदेव, कामसूत्र वात्सायन, राजतरंगिणी कल्हन। राजतरंगिणी में किसका इतिहास है भाई? कश्मीर का इतिहास है, कश्मीर का इतिहास है। कामसूत्र में वात्सायन जी ने लिखा है। इसको माना जाता है सबसे प्रसिद्ध पुस्तक मानी जाती है पूरी दुनिया में। और उस प्राचीन समय में जब लोग इन विषयों को टैबू मानते थे, बातचीत करना नहीं पसंद करते थे, इसको पर्दे के पीछे की चीज़ मानते थे, उस समय में भारत में इतना बड़ा ग्रंथ लिखा गया, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से इतना बड़ा ग्रंथ लिखा गया। और न केवल ग्रंथ लिखा गया बल्कि खजुराहो जो पवित्र मंदिर है उसके कुछ मंदिरों पर आकृतियां भी उकेरी गई जो कामसूत्र से प्रेरणा लेकर ही किया गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसमें से पूछा है कौन सा गलत सुमेलित है, तो 10 का आंसर हो जाएगा ए, स्वप्नवास वदत। अमोघ वर्ष जी ने नहीं लिखा है। अमोघ वर्ष बहुत बड़े राइटर हुए हैं प्राचीन भारत में। इसको किसने लिखा है? स्वप्नवास वदत को भास ने लिखा है, कवि भास ने लिखा है। भास बहुत बड़े कवि माने जाते हैं। इनकी बहुत सारी कृतियाँ, जिसमें सबसे फेमस जो है वह स्वप्नवास वदत। ओके, वेदों के संबंध में निम्न से सत्य कथनों विचार कीजिए। इंद्र ऋग्वेद में उद्धृत मुख्य देवता हैं, मुख्य देवता इंद्र ही हैं। सोमदेव को, सामवेद को 2 खंडों में कृष्ण और शुक्ल वेद में विभाजित किया गया है। सामवेद को 2 खंडों में कृष्ण और शुक्ल वेद में विभाजित किया गया। इसका उत्तर हो जाए केवल 1 सही है, केवल 1 सही है। दूसरा गलत दिया हुआ। दूसरा क्यों गलत है? यजुर्वेद यज्ञ कर्मकांड करने की विधि को 2 भागों में बांटा गया है। मंथ के किस पक्ष में, कृष्ण पक्ष या शुक्ल पक्ष में, किस पक्ष में आप वेद कर्म कांड कर रहे हैं, यज्ञ कर्म कांड कर रहे हैं, उस हिसाब से बांटा गया। अगर आप कृष्ण पक्ष में कर रहे हैं तो कृष्ण यजुर्वेद का सहारा लीजिए, यजुर्वेद के उस भाग का। और अगर आप शुक्ल पक्ष में कर्म कांड कर रहे हैं तो शुक्ल यजुर्वेद का सहारा लीजिए। आप शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष तो जानते ही होंगे। चंद्रमा का घटते क्रम कृष्ण पक्ष कहलाता है, जिसका अंत होता है अमावस्या से। और जो चंद्रमा का बढ़ते क्रम है वो शुक्ल पक्ष कहलाता है, जिसका अंत होता है पूर्णिमा से। ये तो ध्यान में होगा ही। अगला सवाल है कि ऋग्वेद में जैन धर्म के 2 तीर्थंकर ऋषभदेव और अरिष्टनेमि का उल्लेख किया गया है। महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद जैन संघ का प्रथम अध्यक्ष थेरा यानी कि सुधर्मा बना था। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही दिया हुआ है, दोनों का दोनों सही दिया हुआ है। ऋग्वेद में जैन धर्म के 2 बड़े तीर्थंकर ऋषभदेव और अरिष्टनेमि जी का उल्लेख किया गया है। ऋग्वेद में जिनका उल्लेख किया गया, इसीलिए माना जाता है जैनिज्म भारत के सबसे पुराने धर्मों में से एक है। अगला सवाल है कि कब चरक संहिता अस्तित्व में आया है? चरक संहिता मेडिकल साइंस में आज भी पढ़ाया जाता है गुरु। अगर किसी बच्चे ने बीएमएस किया होगा, किसी के घर में बीएमएस किया होगा, आयुर्वेद में डिग्री जो प्राप्त करते हैं बैचलर का, उसको बीएमएस कहा जाता है। तो उसमें चरक संहिता के श्लोक याद करवाए जाते हैं, पढ़ाया जाता है उनको आज भी। सोचिए कब की किताब लिखी गई है, आज भी पढ़ाया जाता है चरक की संहिता। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व, 3री से 2री शताब्दी ईसा पूर्व, 4थी शताब्दी ईसा पूर्व, 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व। कभी कभी कैसा क्या होता है ना बंधुओं, आपको समझना चाहिए कि कुछ चीज़ों के एग्जैक्ट आंसर केवल पढ़ के ही नहीं, कॉमन सेंस इस्तेमाल करके भी लगाए जाते हैं। अगर मुझे मान लीजिए इस सवाल में गेस करना होगा, बहुत बड़ी चीज़ सिखा रहा हूँ आपको, अगर मुझे पेपर में आंसर गेस करना होगा तो मैं इस सवाल का करूँगा, क्योंकि 4 ऑप्शन से एक ऑप्शन बिल्कुल ही अलग दिख रहा है कि भाई 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व एग्जैक्ट कैसे बता सकते हैं आज हम कि कब लिखा गया है किताब। तो हमने अंदाज़ा लगाया हुआ है कि 3री से 2री शताब्दी ईसा पूर्व के बीच में इसको लिखा गया। मौर्य या मौर्योत्तर के समय में इस किताब की रचना की गई, जिसको भारत का गोल्डन पीरियड में से एक माना जाता है। तो 13 का आंसर बी हो जाएगा, 13 का आंसर बी हो जाएगा, इसका उत्तर बी हो जाएगा। किस भाषा में लिखी गई? तो ऑब्वियस सी बात है संस्कृत में। विदेशियों को भारतीय समाज में मनु द्वारा दिया गया सामाजिक स्तर क्या था? विदेशी जो फॉरेनर्स होते थे, द सोशल स्टेटस गिवन बाय मनु टू फॉरेनर्स इन इंडियन सोसाइटी वॉज, इनको व्रात्य क्षत्रिय कहा गया। ये कौन सा स्टेटस है? तो जो मनु के समय में, जो मनुस्मृति जिन्होंने लिखा है, उनके समय में भारत के समाज में जो अलग अलग जातियाँ मौजूद थी उनको अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया गया। कौन जाति किस कैटेगरी में आते हैं, ब्राह्मण कौन होंगे, क्षत्रिय कौन होंगे, व्रात्य क्षत्रिय कौन होंगे, शूद्र कौन होंगे, इसको डिवाइड किया गया है। तो उन्होंने उसी में विदेशी जो आए थे भारत, बहुत सारे आए, हुन आए, ईरानी आए, मकदूनियाई आए, बहुत सारे आए। तो
उसमें जो इनका स्थान दिया था व्रात्य क्षत्रिय, ऐसे क्षत्रिय जिनको व्रात्य यानी कि दूर रहना चाहिए उन क्षत्रियों से। आज जो राजपूत क्षत्रिय, कृपया मेरी बातों से ऑफेंड ना हो बंधुओं, मैं शिक्षक हूँ और आपको पढ़ा रहा हूँ, ज्ञान होना चाहिए, इससे कोई ऑफेंड नहीं होते हैं। राजपूत जो आज हैं वो राजपूत हैं, क्षत्रिय अलग होते थे। जो क्षत्रिय थे वो बिल्कुल अलग होते थे, आज के राजपूत अलग होते हैं। आज के राजपूत जो हैं वो माना जाता है कि वो उस समय के जो क्षत्रिय थे या योद्धा वर्ग, जैसे हुन आए, जो भी आए, वो भारतीय समाज में इतने बड़े स्तर पर मिक्स हो गए, घुल मिल गए। उसके पश्चात से राजपूत शब्द की अवधारणा 700 ईस्वी के आसपास भारत में जन्मती है। जब यहाँ पर हम पढ़ते हैं राजपूत काल, तो वहाँ पर आप कोई भी इतिहासकार की बुक उठाएंगे, सबसे पहले यही चर्चा करते कि राजपूत होते कौन हैं। तो राजा के पूत राजपूत, जिन्होंने भी राज्य किया, उनका कोई भी वंश रहा हो, भले वो किसी भी जाति से बिलोंग करते हों, कहीं विदेश से आए हों, उनके जो वंशज हुए वो राजपूत कहलाने लग गए। ठीक है, बढ़ते हैं आगे, इसको समझिएगा। इनको व्रात्य क्षत्रिय कहा गया है, व्रात्य क्षत्रिय कहा गया है। सल्तनत काल के दौरान किस शासक के द्वारा दाग और हुलिया प्रणाली की शुरुआत की गई? क्यों दाग दिया जाता था, क्यों हुलिया नोट किया जाता था? हुलिया का मतलब एक ही व्यक्ति है, इसका ये आँख है, इसका ये मुंह है, इसका नाक, इसके मुंह पर यहाँ पर तिल बना हुआ है, इसका कान एक छोटा है या बड़ा है, इस प्रकार से हुलिया लिखा जाता था। कितना डरावना बन गया ये। क्यों लिखा जाता था? क्योंकि हमारे सैनिकों के बीच में कोई बाहरी सैनिक न मिक्स हो जाए, हमारे घोड़े के बीच में किसी बाहरी का घोड़ा तो नहीं मिक्स हो गया है, कोई जासूसी करने तो नहीं आ गया। अब उस समय तो फोटो नहीं था कि अलाउद्दीन खिलजी फोटो खींच कर रख लेता, इसलिए हुलिया और घोड़ों को दागने की प्रणाली उसने शुरू की थी। इसका आंसर क्या हो जाएगा 15 का? इसका आंसर डी हो जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी ने शुरू किया था। मध्यकाल के प्रशासनिक व्यवस्था मुकदम शब्द किसे संदर्भित करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा मुखिया, गांव का मुखिया को संदर्भित करता है। वेरी वेरी इजी और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये 69th बीपीएससी का सवाल है ये। विजयनगर साम्राज्य के संबंध में निम्नलिखित कथनों विचार कीजिए। इस साम्राज्य की स्थापना का श्रेय संगम वंश के 2 भाई हरिहर और बुक्का को दिया जाता है। अब्दुल रज्जाक एक फारस यात्री था जो देवराय प्रथम के समय में भारत आया था। 17 का आंसर हो जाए, केवल 1 यहाँ पर सही है। दूसरा क्यों गलत है? क्योंकि अब्दुल रज्जाक एक फारसी यात्री था जो देवराय द्वितीय के समय भारत आया था। देवराय द्वितीय के समय भारत आया था, इसका उत्तर ए हो जाएगा। यहाँ पर देवराय प्रथम नहीं, देवराय द्वितीय इसका उत्तर हो जाएगा। कृष्णदेव राय, जिनका बहुत महान शासक माना जाता है भारतीय राज व्यवस्था का, भारतीय इतिहास का, जिनके बारे में बाबर ने भी तारीफ की है कि मैं जब भारत आया तो सबसे अच्छे शासक यहाँ पर कृष्णदेव राय थे। तो ये किस वंश से बिलोंग करते थे गुरु? ये तुलुव वंश से बिलोंग करते थे, इसका आंसर सी हो जाएगा, तुलुव वंश से बिलोंग करते थे। कृष्णदेव राय के बारे में जब मैंने आपको बाबर से जुड़ा हुआ किस्सा बोला तो आपको समझ में आना चाहिए कि समकालीन है ये। कल को हो सकता है आपको मैच करने को दे दिया जाए कि निम्न से कौन कौन से शासक समकालीन हैं, तो वहाँ पर आप इसको मैच कर लें। 1509 से 1529 के बीच में इनका कार्यकाल है। ठीक बा। अगला सवाल है, मुगल काल के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से सत्य कथन को चुनिए। मुगल काल, 2 स्टेटमेंट, वही मुगल जिसको दिन भर कोसते रहते हैं, उसके बारे में जरा पढ़ तो लें। दक्कन पर पहला मुगल आक्रमण जहांगीर के शासनकाल के दौरान हुआ, पता ही नहीं अब तो। शाहजहां के शासनकाल के दौरान महावत खान का विद्रोह हुआ, कभी किताब में पढ़ा ही नहीं, बस दिन भर कोसते रहते हैं कि भारत को खराब मुगलों ने ही किया। बताइए इसका उत्तर क्या हो जाए? ओनली 1, ओनली 2, 1 and 2, नाइदर 1 नॉर 2। सोचिए जरा कि 10 तारीख को आपको यही सवाल मिल जाए, 10 सितंबर को, क्या हो जाएगा? दक्कन किसको कहा जाता है? सबसे पहले तो दक्कन कहा जाता है, ये भारत है, ये है दक्कन, यहाँ दक्कन प्लेटो है, पठारी प्रदेश है, जिससे बहुत सारे राज्य आते हैं, मुख्य रूप से महाराष्ट्र और कर्नाटक, हैदराबाद, तेलंगाना, ये सब जो क्षेत्र है ये सब आता है। इसका उत्तर क्या हो? दोनों के दोनों गलत दिए हुए हैं, क्योंकि दक्कन पर पहला अटैक अकबर के समय में ही हो गया था, जहांगीर नहीं, अकबर। अकबर का कार्यकाल कब तक है भाई? ये भी नहीं पता होगा, 1604 के आसपास तक है। इसके बाद जहांगीर का कार्य शुरू होता है। जहांगीर का कार्यकाल सबसे ज़्यादा स्टेबल और युद्ध विहीन काल माना जाता है, क्योंकि अकबर के काल तक मैक्सिमम को निपटा दिया था अकबर ने। जहांगीर का कार्यकाल स्वर्णिम युग इसलिए भी माना जाता है, काफ़ी शांत रहा है, बिना युद्ध के रहा है। इसके बाद शाहजहां आता है। शाहजहां के समय में आर्थिक स्थिति डामाडोल होने लग गई थी, क्योंकि बहुत बड़े बड़े निर्माण किए उसने। जैसे जहांगीर के काल में अगर कोई युद्ध आए तो कृपया उसको थोड़ा सा टाल दें, एलिमिनेट करने के लिए ये कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ। शाहजहां के शासनकाल के दौरान महावत खान का विद्रोह हुआ नहीं। महावत खान बड़ा ही सफल और कर्मठ
सेनापति था मुगलों का। लेकिन जो बेगम थी जहांगीर की, नूरजहां, उसके इन्फ्लुएंस के कारण से, उसके गलत नीतियों के कारण से महावत खान ने विरोध कर दिया, विद्रोह कर दिया 1629 ईस्वी में। तो इसका आंसर दोनों गलत हो जाएगा। अगले सवाल पर चलते हैं। भीमबेटका प्रागैतिहासिक काल की शैल चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है। भीमबेटका इज फेमस फॉर रॉक पेंटिंग ऑफ प्रियो हिस्टोरिक पीरियड। रिमेन्स ऑफ एस है फाउंड इन द केव्स ऑफ भीमबेटका। क्या है इसका मतलब भाई? राख के अवशेष मिले हमें। अब हमें क्या पता मिला है कि नहीं मिला? कहाँ है भीमबेटका? भीमबेटका है भोपाल से 80 किलोमीटर दूर मध्य प्रदेश में एक पाठारी सी गुफा है, जहाँ पर प्रागैतिहासिक काल के बहुत सारी पेंटिंग्स मौजूद हैं। अब पेंटिंग मौजूद है, अब क्या वहाँ पर राख के भी अवशेष मिले हैं? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? 20 नंबर का 20 का उत्तर हो जाएगा ए। केवल पहला सही है, दूसरा गलत है। राख के अवशेष जो हैं वो कुरनूल की गुफाएं आंध्र प्रदेश में हमें मिली है। अगला सवाल, निम्न से कौन सा बौद्ध मत में निर्वाण की अवधारणा की सर्वश्रेष्ठ व्याख्या करता है? निर्वाणा इन बुद्धिज्म क्या कहलाता है? ये निर्वाण का मतलब क्या होता है? तृष्णा रूपी अग्नि का समन, स्वयं की पूर्णता और अस्तित्वहीनता, परमानंद और विश्राम की स्थिति, धारणतीत मानसिक अवस्था। तो तृष्णा रूपी अग्नि का समन जो होता है यही निर्वाण को व्याख्या करता, अंतिम समय की व्याख्या करता है। अगला सवाल है, निम्न से कौन से स्थलों पर मौर्यकालीन अभिलेख मिले हैं? यकीन मानिए बहुत ही शानदार पेपर है ये। बहुत कम बच्चे होंगे जिसको अगर दृढ़ता के साथ में करेंगे तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट उनके क्लियर हो जाएंगे। फैक्चुअल हिस्सा तो मैक्सिमम क्लियर हो जाएगा। ये सवाल जरा कीजिए, मौर्यकालीन अभिलेख कहाँ कहाँ पर मिले हैं? कालसी, सोपरा, मास्की, जौगर और वंधार। बहुत सारे सोच रहे हैं मिस्टेक कर दिया, मैसेज करते हैं सर वंधार नहीं गंधार होगा। इसका उत्तर क्या हो जाए? वंधार सही लिखा हुआ है। कालसी, सोपरा, मास्की, जौगर और वंधार। क्या इसका उत्तर हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाए डी, इसका आंसर हो जाएगा। सारे के सारे सही है। वंधार जो है बिल्कुल सही शब्द है। गंधार जो है उसी का, गंधार नहीं कंधार जो है, कंधार उसी का दूसरा नाम है वंधार, उसी का दूसरा नाम है वंधार। तो कृपया इसको ध्यान में रखें, सारे के सारे सही दिए हुए थे। अगला सवाल है, किस राजवंश के शासकों को दक्षिणापथ का स्वामी कहा जाता है? दक्षिणापथ आज तक जीवन में याद ही किया होगा, कभी गौर नहीं किया होगा। इतिहास की किताब में बगल में चित्र दिए रहते हैं एनसीईआरटी में। इसको कहा जाता है उत्तरापथ। ये वर्तमान के पेशावर से पाटलिपुत्र मथुरा होते हुए आप चले जाएंगे तो उसको जोड़ने का प्रयास करता था। दक्षिणापथ कहा जाता है इसको। जो दक्षिण के जो बड़े बड़े शहर थे, जैसे उज्जैन से लेकर के आप नीचे द्वार समुद्र उससे भी नीचे चले जाएंगे, उसको दक्षिणापथ कहा जाता है। ठीक है, तो दक्षिणापथ का स्वामी किनको कहा था? तो सातवाहनों को कहा था, क्योंकि सातवाहनों का राज इसी समय में इसी एरिया में था। सातवाहनों की माता कहती है कि उनके बेटे के घोड़े जो हैं वो 2 समुद्रों का पानी पीते हैं। तो ये हो गया कौन सा? ये हो गया अरब सागर, और ये कौन सा हो गया? बंगाल की खाड़ी। तो बंगाल की खाड़ी और अरब सागर दोनों का पानी पीते थे उसके बेटे के घोड़े, इसीलिए इसको दक्षिणापथ स्वामी कहा जाता है, सातवाहनों को। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में किसने राष्ट्रकूट साम्राज्य की नींव रखी? अमोघवर्ष, दंतिदुर्ग, ध्रुव और कृष्णवन। इसका आंसर क्या हो जाए? इनकी नींव 736 ईस्वी में दंतिदुर्ग ने रखा था। इसका आंसर बी हो जाएगा। और राष्ट्रकूट जैसा नाम है वैसा ही प्रतापी शासक हुआ करते थे। बहुत सारे युद्ध इन्होंने लड़े। अरबी जो अटैक होते थे भारत पर, बहुत वर्षों तक इन्होंने रोक करके रखा। समुद्र के रास्ते अटैक, स्थल के रास्ते अटैक। 3 शासक हुए हैं, 2-3 वंश हैं, जिसमें से एक ये हैं और एक मैं बताऊंगा आपको जो हैं प्रतिहार हैं, और दूसरे राष्ट्रकूट। ये राजपूत जो शासक हुए हैं इन्होंने बहुत वर्षों तक भारत को सुरक्षित रहने का काम किया। दंतिदुर्ग है उनमें से। इसका संस्थापक है 729 ईस्वी के आसपास संस्थापित हुआ था। इस्लाम का जन्म 612 में होता है। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। बाबर ने अपने बाबरनामा में किस हिंदू राज्य का उल्लेख किया है? उड़ीसा, गुजरात, मेवाड़। तो मेवाड़ का उल्लेख किया है। 25 का आंसर सी हो जाएगा। किस विद्वान को हुमायूं ने अमीर अखबार की उपाधि प्रदान की थी? जौहर, मिर्जा दोगलत, अब्दुल वाहिद, ख्वांदमीर। तो इसका आंसर हो जाएगा। भास्कराचार्य की कृति लीलावती की फारसी में अनुवाद किसने करवाया था? अब्दुल फजल, फैजी, दारा सिकोह, अलबरूनी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 27 का। तो फैजी ने किया था अनुवाद। इसका उत्तर बी हो जाएगा।
अल बरूनी महमूद गजनवी के समय भारत आया था, महमूद गजनवी के साथ भारत आया था और इसने भारत को वर्णित करके बहुत ही सुंदर से किताब लिखा है। अगला सवाल है, किस मध्यकालीन भारतीय शासक ने पट्टा एवं कबूलियत की व्यवस्था प्रारंभ की थी? तो 28 का आंसर क्या हो जाए? कौन था वो? अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद तुगलक, शेर शाह और अकबर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर सी हो जाएगा, शेर शाह ने ये शुरू करवाया था। पट्टा यानी कि आपको एक कागज़ पर में लिख करके दिया जाएगा, नाम है चिंटू कुमार सिंह, नाम है चिंटू कुमार सिंह, इसको ये खेत या पट्टा प्रदान किया जाता है। इससे जो कर इकट्ठा होता है वो तो 10 रुपया, ये 10 रुपया इस तारीख को जमा करेगा। इसके चौहद्दी ये है, ये खेत है, इसके चार तरफ ये 4 लोगों की ज़मीन है, मिंटू, चिंटू, पिंटू, किंटू की ज़मीन है, बीच में चिंटू का है। इस प्रकार से इसी को कहा जाता है पट्टा। लिख करके दे देने से क्या हो गया? तो ज़मीन संबंधी विवादों का निपटान करने में आसानी हो गई और जो शासक हुआ करते तो उनको ये भी पता चल गया कि हमारे पास कितनी ज़मीन है और कितनी हमारे पास में कर आने चाहिए। इसका उत्तर सी हो जाएगा। अगला सवाल है, निम्नलिखित 4 वेदों में से किस एक में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है? तो ये सब के सब चीज़ें जो हैं ये यजुर्वेद में आपको मिलेगा। इसका उत्तर बी हो जाएगा। अगला सवाल है, जीविकोपार्जन हेतु वेद वेदांग पढ़ाने वाला अध्यापक क्या कहलाता था? आज के जो ब्राह्मणों का सरनेम होता है, जैसे जैसे द्विवेदी, जैसे त्रिवेदी, जैसे चतुर्वेदी, ये सब अलग अलग उसी समय से आया है। तो उसी में उपाध्याय होते थे, आज भी उपाध्याय सरनेम होगा, कई सारे बच्चों का भी होगा। तो उपाध्याय वो ब्राह्मण होते थे जो जीविकोपार्जन यानी कि अपना घर चलाने के लिए, पैसा कमाने के लिए वेद वेदांग लोगों को पढ़ाने का काम करते थे, तो वो उपाध्याय कहलाए। पुरोहित कौन होते थे? जो कर्म कांड करवा करके अपना घर चलाते थे, पूजा पाठ करवा करके अपना घर चलाते थे, उनको पुरोहित कहा गया। ब्राह्मण किनको कहा जाता था? उन्हीं को कहा जाता था जो केवल शिक्षा देने का काम करते थे, उन्हीं को केवल ब्राह्मण कहा जाता था। केवल शिक्षा, एजुकेशन और उस समय के हिसाब से जो खोजबीन होता था, रिसर्च होता था, यज्ञ कर्म कांड होता था, वो केवल करने का काम करते थे, उन्हीं को ब्राह्मण कहा जाता है। शिक्षा में वेद वेदांग के अलावा भी चीज़ें आती हैं, दर्शन आता है, साइंस आता है, गणित आता है। अगला सवाल है कि महावीर स्वामी को किस नदी के तट पर ज्ञानोदय प्राप्त हुआ था? इसका तो बहुत आसान सा जवाब होगा, रिजुपालिका नदी, वर्तमान में जमुई डिस्ट्रिक्ट बिहार के आस पड़ोस में बहती है। अब मुझे एक चीज़ सवाल बताइए, अगर आपसे पूछा जाए कि जैन धर्म के संस्थापक कौन हैं, तो महावीर स्वामी होगा ना आंसर? महावीर स्वामी होना चाहिए। सबसे गलत जवाब होगा ये, महावीर स्वामी जी ने जैन धर्म की स्थापना नहीं की थी। अभी आपने पढ़ा कि जैन धर्म के 2 तीर्थंकर ऋषभ देव और अरिष्ट नेमी जी का नाम ऋग्वेद में भी मिलता है। तो संस्थापक कौन है, किसी को भी नहीं पता है। वास्तविकता यही है। जिस प्रकार से सनातन धर्म का संस्थापक कौन है, नहीं पता। बुद्धिज्म का तो महात्मा बुद्ध से शुरू होता है, उसी प्रकार से जैनिज्म का कौन संस्थापक है, कोई भी नहीं है। महावीर स्वामी भी नहीं है, नहीं पता कब से शुरू हुआ, किसने शुरू किया। बहुत सारे तीर्थंकर आते हैं, उनमें से सबसे प्रमुख तीर्थंकर जो है महावीर स्वामी को माना जाता है, क्योंकि इन्होंने इस धर्म को फैलाया पूरे जगह जगह पर, इसलिए इनको बड़ा ही महत्व का माना जाता है महावीर स्वामी को। इसका आंसर सी हो जाएगा। छोटे छोटे सवालों में फंस जाते हैं। अमरावती का स्तूप का निर्माण करवाया था, सातवाहनों ने करवाया था, इसका उत्तर डी हो जाएगा। स्कंदगुप्त का प्रथम आक्रमण के समय हुनों का नेता कौन था? हुन आक्रमणकारी बर्बर समुदाय हुआ करते थे जिन्होंने भारत पर गुप्त के अंत पीरियड में अटैक किया था। तो इस समय इसका नेता कौन था? तो 33 का आंसर क्या हो जाएगा बंधुओं? तो खुशनवाज था इसका नेता, खुशनवाज था, खुशनवाज इसका नाम था। ये बर्बर जाति होती थी, मतलब कि युद्धक प्रजाति होती थी, केवल युद्ध करके लूट के अपना पेट भर लेना, यही इसका काम होता था। स्कंदगुप्त ने पराजित कर दिया था। अशोक का सर्वप्रथम कौन सा अभिलेख खोजा गया था? शाहगौरा अभिलेख, दिल्ली टोपरा, शाहबाजगरी अभिलेख, दिल्ली मेरठ अभिलेख। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सबसे पहला जो उसका अभिलेख खोजा गया वो है दिल्ली मेरठ अभिलेख, इसका आंसर डी हो जाएगा। इसका आंसर 1750 ईस्वी में टी फेंथलर महोदय ने सबसे पहले इसका अभिलेख खोजा था। अभिलेख दिल्ली मेरठ अभिलेख था। 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसप ने अशोक के टोपरा अभिलेख को पढ़ने में सफलता प्राप्त की थी। तो ये जरूर ध्यान रखिएगा। और इस एक अभिलेख की खोज से भारत के इतिहास को कितने वर्षों पीछे हम लेकर के चले गए और पूरी दुनिया को ये पता चला कि भारत में जैसा शासक हुआ वैसा शासक तो आज तक पूरी दुनिया में कहीं पर भी नहीं हुआ है। और विदेशियों ने पहले पढ़ा, पहले उन्होंने पढ़ के हमें बताया,
अगला सवाल है, निम्नलिखित संपत्ति को उनके चलाए जाने वर्षों के सुमेलित में गलत युग्म की पहचान कीजिए। 35 का आंसर हो जाएगा डी। कलचुरी चेदी वंश संवत 606 ईसा पूर्व लिखा हुआ है, जबकि 606 ईस्वी में इसको चलाया गया है। सॉरी, इसका एक्सप्लेनेशन मैं पढ़ देता हूँ 1 मिनट। 606 ईस्वी में तो हर्ष संवत शुरू हुआ है, इसका 248 ईस्वी में चलाया गया है, 248 ईस्वी में चलाया गया है कलचुरी संवत। किसने कहा कि मौर्य शासक अपना कोष भरने के लिए देवी देवताओं की प्रतिमाएं बाजारों में बिकवाते हैं? तो 36 का आंसर क्या हो जाएगा? ये पतंजलि ने कहा है। पतंजलि महोदय बहुत बड़े कवि हुए थे जिन्होंने महाभास लिखी है, महाभास लिखी है। और ये टीका है, ये कमेंट है, टीका है किस पर? तो पाणिनि की अष्टाध्यायी पर। अष्टाध्यायी जो दुनिया का पहला व्याकरण माना जाता है, संस्कृत व्याकरण, उस पर इन्होंने टीका लिखा है। उत्तर मेरूर शिलालेख निम्न से किस राजवंश के प्रशासन से संबंधित है? तो चोलों के प्रशासन से है। इसमें चोलों की स्थानीय प्रशासन, जिसको ग्रामीण प्रशासन कहा जाता है, पंचायती राज, उसके बारे में पता चलता है। प्राचीन यूनानी लेखक, उनकी कृतियों की गलत युग्म की पहचान कीजिए। टॉलमी ज्योग्राफिका, कॉस्मॉस नेचुरल हिस्टोरिका, मेगास्थनीज इंडिका, पेरिप्लस और इरिथियंसी अज्ञात ग्रीक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 38 का। 38 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि कॉस्मॉस नेचुरल हिस्टोरिका गलत दिया हुआ है। नेचुरल हिस्टोरिका के लेखक प्लिनी महोदय हैं, न कि कॉस्मॉस है। किसने कहा सिकंदर आंधी की तरह आया, चला गया, परंतु भारत अपरिवर्तित रहा? विंसेंट स्मिथ, कर्नल टॉड, विलियम जोन्स, ए.एल. बॉरम। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 39 का। इसका आंसर हो जाएगा विंसेंट स्मिथ ने कहा कि सिकंदर आया और भारत से चला भी गया, लेकिन भारत को कुछ भी नहीं कर पाया, वो कोई बिगाड़ नहीं पाया, भारत अपरिवर्तित रहा। भारत ने ही उसको पहली बार शिकस्त दी थी। इसका आंसर ए हो जाएगा। अगला सवाल है, तेरापंथी किसका उपसंप्रदाय है? यूपीएससी का सवाल है ये। यूपीएससी प्रीलिम 2018 या 19 से पूछा गया था। महायान, हीनयान, दिगंबर, श्वेतांबर। तो 40 का आंसर क्या हो जाएगा बंधुओं? इसका आंसर हो जाएगा डी, श्वेतांबरों का उपसंप्रदाय माना जाता है इसको। किस ग्रंथ को तमिल साहित्य का बाइबल और पंचम वेद कहा जाता है? तो कुरल को कहा जाता है। कुरल की रचना किसने की है? कवि तिरुवल्लुवर ने की है कुरल की रचना। कुरल बहुत ही फेमस तमिल ग्रंथ माना जाता है, इसको पंचम वेद भी कहते हैं कई सारे लोग, और तमिल साहित्य का बाइबल भी इसको कह दिया जाता है। हाथी गुम्फा अभिलेख किसके द्वारा खोजा गया था? ये किसका है? तो ये खारवेल का है। खारवेल शासक हुआ है, जो वर्तमान का उड़ीसा का क्षेत्र है, वहाँ का शासक हुआ था खारवेल। और खारवेल का शिलालेख का क्या नाम है? हाथी गुफा अभिलेख नाम है। और इसको खोजा किसने था? तो 42 का आंसर क्या हो जाएगा? विशप स्टर्लिंग ने इसको खोजा था। और खारवेल जो है ये जैन संप्रदाय को मानता था, जैन धर्म को मानने वाला परम शासक हुआ है। इसका नाम जरूर ध्यान रखिएगा, खारवेल का नाम जरूर ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में कौन सा आरंभिक जैन साहित्य का भाग नहीं है? थेरी गाथा, आचरांग सूत्र, सूत्र कृदंग, बृहत कल्प सूत्र। तो इसका आंसर क्या हो कि थेरी गाथा जो है बंधुओं, ये बौद्ध ग्रंथ है। बाकी आचरांग सूत्र, सूत्र कृदंग और बृहत कल्प सूत्र जो है ये जैनिज्म से बिलोंग करता है, जैन लिटरेचर का भाग है ये। तो ये थेरी गाथा जो है बौद्ध लिटरेचर का भाग है, बाकी तीनों जो है ये जैन लिटरेचर के भाग हैं। गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति निम्न से कौन था? आनंद, सरिपुत्र, मोगलन या सुबध। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सुबध जो था, ये अंतिम व्यक्ति था जिसको बुद्धिज्म में महात्मा बुद्ध द्वारा दीक्षित किया गया था, कन्वर्ट करवाया गया था। प्रथम शताब्दी ईस्वी में किस भारतीय बौद्ध भिक्षु को चीन भेजा गया था? असंग, असुघोष, वासुमित्र और नागार्जुन। किसको भेजा गया था? 45 का आंसर क्या हो जाएगा? ये नागार्जुन थे, जिनको प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में भारतीय बौद्ध भिक्षु को चीन भेजा गया था। नागार्जुन जिन्होंने शून्यवाद का प्रतिपादन किया है। शून्यवाद वही जिससे रिलेटिव थ्योरी जो है वो पनपती है, जो आइंस्टीन के रिलेटिविटी की थ्योरी है वो पनपती है। और नागार्जुन के ही जो दर्शन है उसी से प्रभावित हो गए थे शंकराचार्य महोदय। कई सारे लोग इन पर आरोप लगाते हैं, इसीलिए उनको प्रच्छन्न बौद्ध की संज्ञा भी दी जाती है। अहम ब्रह्मास्मि यानी कि अद्वैतवाद दर्शन जो है वो अप्रत्यक्ष रूप से माना जाता है कि नागार्जुन से ही शुरू हुआ है, लेकिन मुख्य रूप से उसको प्रचारित करने का काम शंकराचार्य जी ने किया। ऐसा कई सारे बौद्ध विद्वान आरोप लगाते हैं शंकराचार्य जी को नीचा दिखाने के लिए। नागार्जुन बहुत बड़े कवि हुए हैं। इन्होंने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी लिखी है, जो आइंस्टाइन ने बाद में उसको मॉडर्न बनाया है। नागार्जुन बौद्ध फिलॉसफी के सबसे बड़े और बहुत बड़े विद्वान माने जाते हैं। अगला सवाल है कि दक्षिण भारत के इक्ष्वाकु शासक बौद्ध मत के विरोधात्मक थे, विरोध करते थे। पूर्वी भारत के पाल शासक बौद्ध मत के समर्थक थे। पालों के बारे में तो आपको पता ही होगा, बौद्ध धर्म का उन्होंने बहुत बड़े स्तर पर प्रचार प्रसार भी किया, बहुत सारे स्ट्रक्चर भी बनाए थे उन्होंने।
इक्ष्वाकु के बारे में आप जरूर कंफ्यूज हुए होंगे। इसका आंसर हो जाएगा बी, केवल दूसरा सही है, पहला भी गलत है। इक्ष्वाकु जो वंश था उसने भी बौद्ध मत को समर्थन ही दिया था। गंधतिंदु जातक कथा किस भाषा में लिखी गई थी? ये बहुत फेमस है, बहुत ही फेमस जातक कथा है, इसीलिए इसके बारे में पूछा है। बहुत सारे लोगों ने पहली बार हो सकता है इसका नाम सुना हो। गंधतिंदु इसका नाम है, जातक कथा है। जातक कथा यानी कि भगवान बुद्ध के पूर्व जन्म को की कहानियाँ जो थी उसी को जातक कथा कहा जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसकी रचना पाली भाषा में की गई, इसका आंसर डी हो जाएगा। निम्न विद्वानों से किसने तिब्बत बौद्ध धर्म के वज्रयान संप्रदाय की स्थापना की? वज्रयान जो है ये महायान का ही विस्तार है, जिसमें तंत्र मंत्र तांत्रिक क्रियाकलाप होते हैं। वज्रयान की शिक्षा का ही केंद्र था धर्मपाल द्वारा स्थापित विक्रमशिला विश्वविद्यालय, जो वर्तमान के भागलपुर और उस समय के अंग महाजनपद, आप जाएंगे बहुत प्राचीन में तो अंग महाजनपद का वहाँ पर शासन हुआ करता था, वर्तमान का भागलपुर, स्थापित पाल शासक धर्मपाल के द्वारा स्थापित किया गया था। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 48 का। इसका आंसर बी हो जाए, पद्म संभव नाम था इनका, जिन्होंने स्थापित किया था तिब्बत में। निम्न से कौन एक अष्टांग योग का अंश नहीं है? अनुस्मृति, प्रत्याहार, ध्यान और धारणा अष्टांग योग है, इसका कौन सा अंश नहीं माना जाता है? 49 का आंसर हो जाएगा ए, अनुस्मृति इसका अंग नहीं माना जाता। अष्टांग योग की अवधारणा महर्षि पतंजलि ने प्रस्तुत की थी, जो यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, ये 8 योगों में उन्होंने जीवन के अलग अलग हिस्सों को बांटा हुआ है, इसी को अष्टांग योग कहा जाता है। अगला सवाल है, आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित 4 मठ कहाँ पर स्थित हैं? श्रृंगेरी, द्वारिका, जोशीमठ, प्रयाग। द्वारिका, जोशीमठ, प्रयाग, कांची। जोशीमठ, द्वारिका, पुरी और श्रृंगेरी। इसका आंसर हो जाएगा सी, इसका आंसर सी हो जाएगा। प्राचीन नगर तक्षशिला निम्न से किनके बीच स्थित था? तक्षशिला किनके बीच स्थित था? सिंधु झेलम, झेलम चिनाब, चिनाब रावी, रावी ब्यास। वर्तमान में तक्षशिला यानी कि पेशावर जो खैबर पख्तूनवा राज्य है पंजाब पाकिस्तान का, जो अफगानिस्तान से सीमा लगाता है, खैबर पख्तूनवा, उसी के जो कैपिटल है वो है पेशावर। तो पेशावर जो वर्तमान का है वही तक्षशिला हुआ करता था, तक्षशिला यूनिवर्सिटी वहीं पर था। ठीक है, तो 51 का आंसर क्या हो जाएगा? ये सिंधु और झेलम नदी के बीच में स्थित था। सिकंदर के हमले के समय उत्तर भारत में निम्न राजवंश में से किस एक का शासन था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 52 का। उस समय नंद वंश का शासन था, इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला सवाल है, निम्न से किस एक में चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा मगध का राज सिंहासन प्राप्त करने की कथा कही गई है? तो मुद्रा राक्षस में कही गई है, मुद्रा राक्षस में कही गई है। विशाख दत्त की कृति है मुद्रा राक्षस, इसका नाम है। देवी चंद्रगुप्तम और मुद्रा राक्षस 2 किताब लिखी है भारत के 2 बड़े वंशों पर। किस किस पर? जो भारत के 2 प्राचीन भारत के 2 बड़े राजवंशों से संबंधित है। मुद्रा राक्षस मौर्यों से संबंधित है और देवी चंद्रगुप्तम ये आपका गुप्तों से संबंधित है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा मुद्रा राक्षस, इसके द्वारा लिखी गई है। निम्न से कौन सा महात्मा बुद्ध द्वारा बनाए गए अष्टांगिक मार्ग में एक नहीं है? जीवन जीने का सुगम तरीके के लिए महात्मा बुद्ध ने 8 रास्ते को बताया है कि 8 चीज़ों को अगर आप फॉलो करते हैं तो आपका जीवन बड़ा ही सुगम और सफल तरीके से होगा। उसमें सम्यक स्मृति, सम्यक व्यायाम, सम्यक कर्मांत, सम्यक आराधना। तो सम्यक आराधना उसका हिस्सा नहीं है, बहुत सारे बच्चों ने गलत किया होगा ये। निम्न से कौन सी शैली नागर शैली की उपशैलियों में शामिल नहीं है? नागर शैली जो नॉर्थ इंडिया में प्रचलित शैली थी उसको नागर शैली कहा जाता है, उसमें शामिल नहीं है, ये पूछा जा रहा है। ओडिशा शैली, चालुक्य शैली, खजुराहो शैली, सोलंकी शैली। तो चालुक्य शैली जो है वो इसका उदाहरण है। चालुक्य बेसर शैली का उदाहरण माना जाता है नागर, और द्रविड़ का मिश्रण बेसर, बेसर यानी कि खच्चर कहलाता है। खच्चर एक जानवर होता है जो बच्चे पैदा नहीं कर सकता है। जो घोड़ा और गधा होता है उसका मिक्सचर से खच्चर तैयार किया जाता है। तो बेसर का मतलब होता है खच्चर, मिक्सचर, यही होता है मतलब। भाई कोई मैं अपमान थोड़ी नहीं कर रहा हूँ, आपको समझा रहा हूँ। तो बेसर शैली जो है उसकी उपशैली है कौन सी? तो चालुक्य शैली है। बेसर में द्रविड़ और नागर दोनों की विशेषताएं पाई जाती है, द्रविड़ शैली और नागर शैली। सातवाहन शासकों द्वारा मूर्ति कला की निम्नलिखित में किस शैली को संरक्षण प्रदान किया गया? तो अमरावती शैली को प्रदान किया गया। अमरावती शैली में भगवान बुद्ध की बहुत ही सुंदर सुंदर प्रतिमाएं बनी हैं, जिसमें चेहरे के हाव भाव पर विशेष जोर दिया गया है। भारत में सोने के सिक्के जारी करने वाला पहला शासक कौन था? कुजुल कदफिसस, कनिष्क, विम कदफिसस, चंद्रगुप्त द्वितीय। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 57 का। इसका उत्तर हो जाएगा सी, विम कदफिसस था, कनिष्क वंश से बिलोंग करने वाला था, उसी ने जारी किया था। निम्न में से किस राजा ने सर्वप्रथम संस्कृत में एक विस्तृत अभिलेख जारी किया? रुद्रदामन, शक शासक रुद्रदामन ने इसको जारी किया था, इसका उत्तर सी हो जाएगा।
अगला सवाल है, इनमें से कौन सा पद गुप्त काल में प्रयुक्त भुक्ति को संदर्भित करता है? भुक्ति, प्रशासन, भुक्ति को संदर्भित करता है। प्रांत, जनपद, नगर परिषद, ग्राम। इसका उत्तर हो जाएगा प्रांत, मतलब भुक्ति कहलाता था, प्रोविनेंस जिसको कहा जाता है। निम्नलिखित अशोककालीन शिलालेखों में ब्राह्मी लिपि का प्रयोग किसमें नहीं किया गया है? सारनाथ, शाहबाजगढ़ी, धौली, शाहगौरा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? शाहबाजगढ़ी जो अभिलेख है इसमें नहीं किया गया है। अशोक के शिलालेख में ब्राह्मी, खरोष्टी, ग्रीक एवं आरमाइक लिपियों का प्रयोग हुआ है। लिपि और भाषा अंतर हमेशा ही ध्यान रखिएगा, नहीं तो आप कंफ्यूज होंगे। लिपि का मतलब जैसे ये देवनागरी लिपि में लिखा हुआ है और ये रोमन लिपि में लिखा हुआ है। भाषा इंग्लिश, भाषा हिंदी हो सकता है। भाषा है हिंदी और इंग्लिश। जैसे देवनागरी में ही मैथिली भाषा में लिखी जाती है, मैथिली भाषा में लिखी जाती है। रोमन है ये रोमन है, तो ध्यान रखिएगा, लिपि और भाषा में अंतर को जरूर ध्यान रखिएगा। तो खरोष्टी लिपि का प्रयोग शहबाजगढ़ी और मानसेरा में हुआ है। खरोष्टी लिपि का प्रयोग मानसेरा और शहबाजगढ़ी में हुआ है। ब्राह्मी लिपि का प्रयोग भारत में स्थापित अभिलेखों में हुआ है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। अगला सवाल है जिसमें हड़प्पा का स्थल है, नदी है, कालीबंगा, रोपर, कोटदीजी, बनावली। इसको मैच करना है आपको। इसका उत्तर हो जाएगा ए, यानी कि ए का तीन यानी कालीबंगा घग्गर नदी के किनारे, ये राजस्थान में स्थित है। रोपर सतलज नदी के किनारे, रोपर सतलज हो जाएगा। चौथा हो जाएगा बी का 4 हो जाएगा। कोटदीजी, तो ये आपका कहाँ पर है? तो कोटदीजी आपका सिंधु नदी के किनारे में है, सिंधु नदी के किनारे में है। और बनावली कहाँ पर? तो वर्तमान के राजस्थान में सरस्वती नदी के किनारे आप मान करके चल सकते हैं। कौन सा? सरस्वती नदी वैसे विलुप्त हो गई। कौन सा युग में गलत सुमेलित है? स्थूलबाहु, कल्पसूत्र, कथा सरित सागर, सोमदेव, गीत गोविंद जयदेव ने लिखा है, विक्रमाम देवचरित विल्हन ने लिखा है। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? 62 का। इसका उत्तर हो जाएगा ए, स्थूलबाहु। कल्पसूत्र ये गलत दिया हुआ है। कल्पसूत्र भद्रबाहु की कृति है, ये जैन संत हुआ करते थे। इसका उत्तर ए हो जाएगा। अगला सवाल है, निम्नलिखित को ऐतिहासिक क्रमों में व्यवस्थित करें। नीचे दिए कूट को सही उत्तर से चुनिए। ताम्रपाषाण युग, लौह युग, कांस्य युग और पाषाण युग, इनको आपको सीक्वेंस में लगाना है कि कौन सा पहले कौन सा सबसे बाद में आएगा। 63 का आंसर क्या हो जाएगा? सबसे पहले पाषाण युग जिसमें केवल पत्थरों का प्रयोग होता था। उसके बाद ताम्रपाषाण, तांबा के साथ पत्थर का प्रयोग होगा। उसके बाद से कांसे का युग आएगा और लौह युग तो सबसे अंत में आएगा। लोहा का आविष्कार, लोहा की खोज बहुत बाद में हुई है। तमिल कवियों के तीसरे संगम की पीठ कहाँ पर बैठी थी? इसका आंसर क्या हो जाएगा? 64 का। इसका आंसर हो जाएगा मदुरई। मदुरई में इनकी तीसरी संगम स्थापित हुई थी, तीसरी संगम हुई थी तमिल कवियों का। कौन सा युग में गलत सुमेलित है? विपाशा व्यास, परुष्णी रावी, वितस्ता चिनाब, शत्रुधि सतलज। 65 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सी, गलत है। वितस्ता चिनाब नहीं बल्कि झेलम का नाम है, अस्कनी नाम है चिनाब का। निम्न से कौन सा ग्रंथ उल्लेख करता है कि अशोक श्रीनगर कश्मीर का संस्थापक था? अभी कुछ देर पहले ही मैंने आपको बताया था कि राजतरंगिणी जो पुस्तक है इसको लिखा है कल्हण ने, और कल्हण ने कश्मीर का इतिहास लिखा है। तो राजतरंगिणी में लिखा गया है कि कश्मीर जो शहर है, श्रीनगर शहर, उसका संस्थापक अशोक ही था। प्राचीन भारत के इतिहास के संदर्भ में भवभूति, हस्तिमल और क्षोमेश्वर क्यों प्रसिद्ध हैं? यूपीएससी प्रीलियम PYQ से सवाल दिया गया है। जैन साधु, नाटककार, मंदिर वास्तुकार, दार्शनिक क्या थे वो? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये कि सभी के सभी नाटककार हैं। भवभूति उनका प्रसिद्ध नाटक और कविकार थे जो 8वीं शताब्दी ईसा पूर्व में, इस 8वीं शताब्दी में काम किया करते थे राजपूत काल में। चंद्रगुप्त, बिंदुसार, अशोक और चाणक्य, प्रियदर्शी, सिंड्रोकोटस, अमित्रघात, विष्णुगुप्त, किसका क्या नाम है? बहुत आसान सवाल है। आप अशोक का और चाणक्य का तो मैच कर ही सकते हैं, 2 में हो सकता है कि आपको कन्फ्यूजन हो जाए थोड़ा सा। इसका आंसर हो जाएगा सी, ए का 2, बी का 3, सी का 1, डी का 4। चंद्रगुप्त को सिंड्रोकोटस भी कहा है यूनानी लेखकों ने। उसके बाद से बिंदुसार को अमित्रघात भी कहा गया है, अशोक को प्रियदर्शी और विष्णुगुप्त को चाणक्य या चाणक्य को विष्णुगुप्त भी कहा गया है। मेगास्थनीज द्वारा उल्लेखित पद डियोनीसियस किसे निर्दिष्ट करता है? शिव, विष्णु, इंद्र और ब्रह्मा। मेगास्थनीज आपको पता ही है, इंडिका पुस्तक में उसने भारत के बारे में बहुत कुछ लिखा है। पूछा जा रहा है कि भगवान शिव का नाम है डियोनीसियस। सम्राट अशोक के राज्य आदेशों का सबसे पहले विकूटन किसने पढ़ा? सबसे पहले किसने पढ़ा? तो अभी मैंने आपको बताया, जेम्स प्रिंसेप ने इसको पढ़ने में सफलता पाई 1750 ईस्वी में। और 1750 ईस्वी में टी पैंथलर ने खोजा था
1837 में इसने पढ़ने में सफलता पाई है। 1837 ईस्वी में इसने पढ़ने में सफलता पाई है। इसका उत्तर ए हो जाएगा। प्राचीन भारतीय ग्रंथों में यवन प्रिय शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तो ये काली मिर्च के लिए कहा जाता है। ब्लैक पेपर, जिसको यवन प्रिय यानी कि यवनों को बहुत ज़्यादा प्रिय था। गर्म ठंडा प्रदेश हुआ करता था, ठंडा प्रदेश में वो लोग मांस खाते हैं, तो मांस पर अगर कुछ भी मसाला ना हो तो काली मिर्च छिड़क कर भी खाया जा सकता है। इसीलिए बहुत ज़्यादा वो इसको पसंद करते थे, क्योंकि टेस्ट बढ़ा देता था उनका, इसलिए इसको काली मिर्च के यवन प्रिय शब्द भी प्रयुक्त किया जाता है। निम्न से किस स्तूप में आर्यक स्तंभ, आर्यन पिलर्स की विशेषताएं प्राप्त होती हैं? 72 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा अमरावती स्तूप में ये विशेषताएं प्राप्त होती हैं। आर्यक स्तंभ अमरावती स्तूप में प्राप्त होती हैं। अमरावती का प्राचीन नाम धान्य करक था, धान्य करक था इसका प्राचीन नाम। आर्यक शब्द की उत्पत्ति संस्कृत से हुई, जिसका अर्थ है सृजनीय होती है, सृजनीय, सृजनीय इसका मतलब होता है आर्यक शब्द का। भारत में तिथि युक्त सिक्कों का प्रारंभ किसने करवाया? ऐसे सिक्के जिस पर तिथि अंकित किए गए थे। तो 73 का आंसर क्या हो जाएगा? ये करवाया था बी रुद्र सिंह प्रथम ने करवाया था, रुद्र सिंह प्रथम ने करवाया था। अगला है 4 युद्ध दिया हुआ है। सरहिंद का युद्ध, हल्दी घाटी का युद्ध, बक्सर का युद्ध, धर्मत का युद्ध। अब इसको आपको सीक्वेंस में लगाना है। इसका उत्तर हो जाएगा ए 1 2 4 3 हो जाएगा। सरहिंद का युद्ध 1555, हल्दी घाटी का युद्ध 1576, बक्सर का धर्मत का युद्ध 1658 और बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में हुआ है। तो आप ये तो कर ही सकते थे कि 3 जो है वो सबसे लास्ट में आएगा, और 3 सबसे लास्ट में एक ही में ही दिया हुआ है, वो है बक्सर का युद्ध, ऑप्शन ए में। इस प्रकार से एलिमिनेशन कर सकते हैं। भारत में नक्शबंदी संप्रदाय के संस्थापक कौन हुए हैं? शेख जियाउद्दीन, अब्दुल गंगोही, कादिर जिलाकी, ख्वाजा बाकी बिल्लाह। 75 का आंसर हो जाएगा। ख्वाजा बाकी बिल्लाह ने नक्शबंदी संप्रदाय की स्थापना की थी। ये सबसे ज़्यादा कट्टरवादी थे, संगीत तक के विरोधी थे। नक्शबंदी संप्रदाय के जो लोग हुआ करते थे। अगला क्वेश्चन है तुर्क ए चहलगामी गुट का संस्थापक कौन था? जिसको चालीसा गुट भी कहा जाता है, चालीसा गुट भी कहा जाता है। इसका संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक